हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 12th आरओ बुक का चैप्टर 2 बताऊंगी, जिसका टाइटल है पतंग। उसके आज अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखिए उत्तर, प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादों के महीने की गर्मी भी चली गई, इसके बाद अश्विन का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे सुबह के सूरज की ललिमा बढ़ जाती है। सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आँखों में जैसी दिखती है, किसके? खरगोश की आँखों की जैसी दिखाई पड़ती है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, गर्मी समाप्त हो जाती है, प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है, आसमान नीला व साफ दिखाई देता है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती हैं। सभी लोग खुले मौसम में आनंदित हो रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली नी जैसी विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कामनी से बनती हैं। कवि इनके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का आकलन करता है। पतंग भी बलवान तरह कलशील, कोमल व हल्की होती हैं। अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं, बिंब स्पष्ट करें। यहाँ पर अपन को बिंब को स्पष्ट करना है। तो ये आपका है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश में इतना मुलायम बनते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब यहाँ पर अपन इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने इस कविता में हृदय बिंब का सार्थक व स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भावनाकुल बिंब का प्रयोग किया है। बच्चों के भावना के अनुकूल बिंब का प्रयोग किया है। पाठक भी कवि की संवेदनाओं को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस अंश के निम्नलिखित बिंब हैं, तेज बौछारें गतिशील हृदय बिंब, सवेरा हुआ स्थिर हृदय बिंब, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर हृदय बिंब, पुलों को पार करते हुए गतिशील हृदय बिंब, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील हृदय बिंब, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील हृदय बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श हृदय बिंब, पतंग ऊपर हट सके गतिशील हृदय बिंब। यहाँ पे उन्होंने हर शब्द का बताया है, स्पष्ट किया है ना। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लेते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर देखते हैं, कपास से बच्चों का गहरा संबंध है। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। कपास जैसे सफ़ेद होती है, वैसे ही बच्चे भी सफ़ेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशों की तरह ही उनकी भावनाएं होती हैं। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी शून्यता का प्रतीक है। यहाँ पर कपास और बच्चे की भावनाओं का तुलना किया गया है, समानता बताई गई है। यहाँ पर जिस प्रकार से कपास होता है वैसे ही बच्चे का भाव होते हैं। चलिए यहाँ पांचवा प्रश्न देखते हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। देखते हैं उत्तर, जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है,
ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उनमें उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। अब यहाँ पर अपन छठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न दिए होंगे, आपको इनके उत्तर बताना है। तो अपना ये आ नंबर का प्रश्न है, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृद की तरह बजाते हुए। बा प्रश्न देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के समान आते हैं। दिशाओं को मृग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? दूसरा, जब पतंग सामने हो तो छतों का दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? अब इसका अपन देखते हैं आगे। उत्तर है ये, दिशाओं को मृदक की तरह ने का तात्पर्य है कि जब बच्चे ऊंची पतंगें उड़ाते हैं तो वे दिशाओं तक जाती लगती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृद बजा रही हैं। जब पतंग सामने हो तो छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि पैरों में यानी थिरकन भर जाती है। छत पर दौड़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हों। यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियां स्वयं ही छोटी पड़ जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने परिस्थिति कठिनाइयों को समझाया है कि जीवन में ये सब आती हैं और अगर हम इनका सामना कर लेते हैं तो ये छोटी मोटी चुनौती भी हमें आसान लगती हैं अपने जीवन में। अब अपने जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अपने प्रश्न पत्र पर आते हैं, उनके उत्तर भी मैं बताऊंगी आपको। देखते इसका पहला प्रश्न है, पतंग कविता का प्रतिपाद बताइए। उत्तर, पतंग एक लंबी कविता है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को विभक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंग सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालबन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, बच्चे पतंग उड़ाकर कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, बच्चे पतंग उड़ाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पतंग की तरह विस्तार देते चलते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी आशाएं इसी पतंग की तरह विस्तार पाती रहें। बच्चे किसी भी अन्य चीज़ें को उस समय महत्व नहीं देते हैं। जब बच्चा एक पतंग उड़ाता है तो उसमें ढील देता ही जाता है और उसे उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता, बस उसे अपनी पतंग को ऊंचाइयों तक ले जाना ही उसका एक देश होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। इसका है तीसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरे में है अपना, ये तीसरा प्रश्न बनता है, कवि ने बच्चों के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया है, क्यों? कपास मुलायम और सफ़ेद होती है। बच्चे भी कपास की तरह कोमल व गोरे होते हैं। दूसरे कपास परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होती रहती है। बच्चे भी माहौल के अनुसार अपना व्यवहार बदलते हैं। अब इसका अपन चौथा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का प्रत्येक कोना बच्चों के पास अपने आप कैसे आ जाता है? इसका उत्तर है, बच्चे पतंग, यहाँ पर बताए हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हुए चलते हैं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची जाए, अर्थात वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड को घूम लेना चाहते हैं। वे कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं, इसलिए उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कोना अपने आप चला आता है। अर्थात पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को जमीन की
कमी पड़ जाती है। अगर एक बच्चा पतंग उड़ाता है छत में या ग्राउंड में, तो उस समय उसको आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अपने आगे ये नहीं देखता नीचे कि हम कहाँ पहुँचे, उसे उतना भी कम लगता है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। अब अपना 5वां प्रश्न है, कठोर छत बच्चों को कैसे मुलायम लगती है? उत्तर, छत यद्यपि कठोर होती है लेकिन बच्चों को यह कठोर नहीं लगती। यहाँ पर बताए हैं, छत यद्यपि कठोर होती है लेकिन बच्चों को यह कठोर नहीं लगती, उन्हें छत मुलायम लगती है क्योंकि वे अपने कोमल पैरों से इधर उधर भागते रहते हैं, फिर कोमल पैरों में एक कण सी भर जाती है। अब अपना 6वां प्रश्न बताए हैं, पतंग कविता में चित्रित यादों के बीत जाने के बाद के प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर, यादों के महीने में तेज वर्षा होती है। यहाँ पर बताते हैं, भादों के महीने में तेज वर्षा होती है, बौछारें पड़ती हैं, बौछारों के जाते ही भादों का महीना समाप्त हो जाता है, इसके बाद कार अश्विन का महीना शुरू हो जाता है। इसके आते ही प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली है, सूर्य भी नया दिखाई देता है, आसमान नीला व साफ है, हवा तेज चलने लगी है, सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा बढ़ गई है। यहाँ पर अश्विन महीने में एक अलग सा अपन को नज़ारा दिखाई देता है। अब यहाँ पर अपन 7वां प्रश्न देखते हैं, किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी अपन को इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, सीखा है। और यहाँ पे उत्तर देखते हैं, किशोर और युवा वर्ग में क्षमता व इच्छा शक्ति चरम सीमा पर होती है, वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको पाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इनकी आंखों में आसमान की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। बच्चों की क्षमता व उनकी सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर बताया है कि जब किशोर युवा वर्ग में होते हैं तो उनके अंदर अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो वह कभी कभी कुछ कम ज़्यादा अपनी इच्छाओं से कुछ गलत चीज़ कर लेते हैं, तो जिससे उनको जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अपनी इच्छाओं को आप अंदर दबाइए और बड़ों की आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को आगे चलाइए। ठीक है। अब 5वां बताया है, पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक का चित्रण किया है? पतंग कविता के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम चित्रण किया है। बाल क्रियाओं का इतना सूक्ष्म चित्रण करके कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यहाँ पर वही बच्चों की क्रियाओं का उन्होंने बताया है। और 9वां प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देखते हैं, कवि ने एक काव्यांश में सबसे शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह सार्थक है? कवि ने हल्की रंगीन चीज कागज पतली कंपनी के लिए सबसे शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से किया है। वास्तव में कवि ने इस शब्द के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में इनसे पतली रंगीन और हल्की चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, अतः सबसे शब्द का सार्थक प्रयोग किया है। यहाँ पे पतंग को बताया है। फिर यहाँ पर 10वां प्रश्न अपन देखते हैं, पतंग कविता में कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों? उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर देखते, कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। बच्चे कपास की तरह लचीले, नरम व कोमल होते हैं, इससे उन्हें चोट नहीं पहुँचती, पृथ्वी भी उनका स्पर्श करने को लायक रहती है। ये आपका है। यहाँ पर देखिए, ये आपका पतंग पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको इसके आगे की और वीडियो आपको
अच्छे लगेंगे तो मैं अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ओके, अब मेरे आगे की वीडियो अभी और अपलोड होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।